थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। दिस साइड से आरती और आज शुरू करेंगे अपना 29 डेज लेफ्ट का एएफएम। चलिए, तो कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशंस? आप लोगों को पता है, आप लोगों को बूस्ट करने के लिए हम लोग ने आपके लिए सीरीज चालू करी थी। कल हमने 30 डेज देखा था और अब आपके एग्जाम के लिए 29 डेज लेफ्ट है। तो यहाँ पे आज हम लोग दोबारा मिल चुके हैं। जैसे कल आपको मैंने बताया था कि मॉड्यूल डी हम आज क्वेश्चन आंसर्स दोबारा से करेंगे। मॉड्यूल डी की बात करेंगे यहाँ पे कि कैसे आपको यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत टाइम हो जाता है मॉड्यूल डी, लगता है बहुत ईजी हो जाएगा, पर बाद में जब हम क्वेश्चंस करने बैठते हैं ना, तो आता हुआ क्वेश्चंस भी हमसे गलत होने लगता है। करेक्ट। चलिए, तो सेशन स्टार्ट करने के पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा जहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो अब अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं JIB 2024 का एग्जाम, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे यहाँ पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। आता हुआ क्वेश्चन हमसे रह जाता है, क्यों? क्योंकि पढ़ा तो है हमने सब कुछ, उसमें नो डाउट आपने मेहनत भी 100% करी है, बट मेहनत जब तक राइट ट्रैक में ना होना तब तक उससे फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता है। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा थ्योरी मिक्स रहेगा। दोबारा आप लोग को बता दूं कि आप लोग जैसे ही बैठते हैं एएफएम करने, अपने साथ कैलकुलेटर लेके जरूर बैठा करिए। जो भी आप एग्जाम में लेके जाने वाले हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठा करिए ताकि आप लोगों की स्पीड इस पे जम जाए। करेक्ट। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। देखिए, आपके जो बुक्स पे जो भी आपको न्यूमेरिकल्स दिया है या जो थ्योरी दी है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे इवन जो एग्जाम्पल्स भी पूछे जा रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है पूरा आपकी बुक का जो IIBF ने दिया है उसी के बेस पे फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। आइए बताइए। ऑप्शन ए है ब्रिक मेकिंग, माइनिंग, शुगर। बी है शिप बिल्डिंग, रिपेयर शॉप्स, ऑटोमोबाइल गैरेजेस। सी है नन ऑफ द अबव, या फिर डी है टॉय मैन्युफैक्चरिंग। चलिए बताइए, कौन सा ऑप्शन हमारा एग्जाम्पल ऑफ जॉब कॉस्टिंग, कौन से एग्जाम्पल को हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ जॉब कॉस्टिंग? सब लोग प्लीज आप लोग यहाँ पे रिप्लाई जरूर करिएगा। हमें लगता है कि हमें आ जाएगा, पर मॉड्यूल डी एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा मॉड्यूल है जो ये आपका स्कोरिंग मॉड्यूल है। प्लीज है ना, यहाँ पे आइए, बताइए जॉब कॉस्टिंग मतलब क्या होता है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेसिफिक काम करने के लिए आए, करेक्ट, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिक काम करने के लिए दिया जाए और वो विद इन अपने बाउंड्री में करता है, तो उसे हम कहते हैं जॉब। ठीक है, उसने जॉब, और उसके जब हम निकालते कि कितना पैसा लग रहा है, उसे कहते हैं हम जॉब कॉस्टिंग। अब जैसे हम ब्रिक मेकिंग, माइनिंग, ये सब हमने जब पढ़ा था, तो ये पढ़ा था हमने। करेक्ट, आंसर्स आना शुरू हो गए। प्लीज आप सब लोग दे, यहाँ पे जो हमने ए ऑप्शन पढ़ रहे हैं, ब्रिक मेकिंग, माइनिंग, शुगर, ये हम लोग देखते हैं सिंगल आउटपुट यूनिट में। करेक्ट, बहुत बढ़िया। आप लोग के आंसर्स आपका डिसाइड करेंगे आप कितना अभी आपको और रिवीजन करना है। और जैसे यहाँ पे सबने आंसर्स देना शुरू कर दिया है, इट्स ऑप्शन बी, शिप बिल्डिंग, रिपेयर शॉप्स, ऑटोमोबाइल गैरेजेस। ये सारे ऑप्शंस होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं ऑफ जॉब कॉस्टिंग के। आइए बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है? आइए बताइए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन इनकम and profits, whereas direct taxes are imposed on goods and service. B, the probability of tax evasion is higher in case of indirect taxes. C, direct taxes are considered to be progressive while indirect taxes are considered to be regressive. D, none of the above. अगर आपने देखिए, ये आपको डिफ्रेंसिएशन पूछा जा रहा है यहाँ पे बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हमें बहुत जरूरी है। हमको वहां लगता है छोटे छोटे पॉइंट है, हमें समझ आ रहा है, बट एग्जाम में आपको उसी का लंबा थ्योरी बना के दे दिया है। बताइए, यहाँ पे हमें डिफरेंस पूछा गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बीच में। विच इज द राइट ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन ए। चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। डिस्कस करना शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, आंसर्स भी आने शुरू हो गए। चलिए देखते हैं कि पहले कौन सा गलत ऑप्शन है, अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। आते हैं ए ऑप्शन में कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स। हमने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या?
जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जीएसटी। नाम में ही बोला गया है गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगाना, तो यहाँ पे इनकम और प्रॉफिट कहाँ से बात आ रही है, तो ये वाला पॉइंट तो गलत है। उसके बाद इवन बताया जा रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो इम्पोज कहाँ होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। हमने ये पढ़ा था क्या, नहीं, ये दोनों पॉइंट्स इंटरचेंज हो चुके हैं, करेक्ट, ये दोनों पॉइंट्स इंटरचेंज हो चुके हैं, मतलब ये वाला आंसर हमारा गलत है। आइए सेकंड में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टैक्स एवेजन इज हायर इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमने एक ऑप्शन देखा था कि जब हमारे इंटरमीडियरीज जो होते हैं बीच में, होलसेलर, यहाँ पे रिटेलर, यहाँ पे कस्टमर, जब इनसे गुड्स ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे वो जो टैक्स है उसका बर्डन भी ट्रांसफर होता है, हर कोई यहाँ पे रिटर्न फाइल करता है गवर्नमेंट के पास जाके, करेक्ट। तो यहाँ पे चोरी करने के चांसेस हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में कम हो जाते हैं, तो ये अपोजिट दिया हुआ है। टैक्स एवेजन मतलब चोरी करना, टैक्स की चोरी करना, यहाँ पे उसका ऑप्शन कम हो जाता है। और देख लेते सी, नहीं तो ऑप्शन डी तो हमारे पास है ही। डायरेक्ट टैक्सेस आर कंसीडर्ड टू बी प्रोग्रेसिव व्हाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कंसीडर्ड टू बी रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, करेक्ट, जितनी ज्यादा इनकम उतना टैक्स। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स में पढ़ते हैं। वही इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बताया जाता है, सबको इक्वली इनकम लगेगी, सबको इक्वल टैक्स लगेगा, इसे हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए बहुत बढ़िया, सबने आंसर सही दिया था यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द टैक्सेशन फ्रेमवर्क अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी सिस्टम इन इंडिया। बताइए। सेंट्रल जीएसटी इज solely levied by the state governments for transactions within a single state, या फिर जो आईजीएसटी है वो इम्पोज होता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस, या यूजीएसटी इज एप्लीकेबल फॉर ट्रांजेक्शंस विद इन यूनियन टेरिटरीज ओनली, या डी सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी आर इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे आप लोगों को जो जीएसटी है उस यूनिट से पूछा जा रहा है कितने टाइप की जो जीएसटी हम पढ़ते हैं उसमें किस चीज में कौन सा टैक्स लगेगा। ध्यान से दीजिएगा आंसर। सबसे पहले पूछा जा रहा है सीजीएसटी। सीजीएसटी क्या स्टेट चार्ज करती है? सीजीएसटी में जो सी है उसका मतलब भी क्या है, सेंट्रल। तो क्या वो केवल स्टेट चार्ज करती है? तो यहाँ पे इसका आंसर तो गलत है, ठीक है। फर्स्ट जो ऑप्शन अगर आप सोच रहे हैं ए है तो ये तो गलत है। आइए सेकंड पे चलते हैं कि इंटीग्रेटेड जीएसटी इज इम्पोर्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस। क्या जो हमारे आईजीएसटी है, जब भी हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, मतलब दो स्टेट्स के बीच में जब ट्रांजेक्शन होता है, इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, तो ये दो लाइन तो सही है, बट ये चार्ज कौन करती है? यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, करेक्ट। उसके बाद बात आती है कि देखते हैं डी वाला कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस। क्या ऐसा किया जाता है? जो सीजीएसटी है और एसजीएसटी है ये क्या हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस में जाते हैं? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस मतलब दो अलग अलग स्टेट्स की बात हो रही है, दो अलग अलग स्टेट्स की बात हो रही है। इंटर स्टेट मतलब दो अलग स्टेट्स की बात हो रही है, तो जब भी दो अलग स्टेट्स की बात होती है तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और बोलती है कि आप लोग लड़िएगा मत, हम पैसा लेके जा रहे हैं, हम पैसा लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम केवल क्या चार्ज करते हैं? आईजीएसटी, ना कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। अब बचता है केवल ऑप्शन सी, पर एक बार हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जरूर। क्या लिखा है कि यूनियन जीएसटी इज एप्लीकेबल फॉर ट्रांजेक्शंस विद इन यूनियन टेरिटरीज ओनली। बिल्कुल करेक्ट। हमने पढ़ा था कितने टाइप की यूनियन टेरिटरीज होती है, अगर उनसे ही उनको ट्रांसफर हो रहा है, विद इन द स्टेट हो रहा है, तब जाके हमें यूजीएसटी लगता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है केवल और केवल यूजीएसटी, दैट इज ऑप्शन सी। किसमें सर आप कह रहे हैं? चलिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच रिटर्न फॉर्म मस्ट बी फाइल्ड मंथली
by registered persons with an aggregate turnover of more than 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ से ज़्यादा अगर किसी का भी टर्नओवर है तो उन्हें मंथली यहाँ से कौन सा रिटर्न फाइल करना पड़ता है? मंथली बात करी जा रही है, मंथली आपको इसमें से कौन सा रिटर्न भरना पड़ता है, बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ है GSTR 4, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3B, ऑप्शन सी दिया हुआ है 9 या डी नन ऑफ द अबाव। बताइए। बहुत बढ़िया, आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं और इसका राइट आंसर है आप लोगों का GSTR 3B। यहाँ पे आपको जो हर महीने फाइल करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास आपका GST रिटर्न, अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 1.5 करोड़ तो वो है आपका GSTR 3B। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हाउ इज इंटरेस्ट on delayed payment of GST is calculated according to the goods and service tax regulations in India। यहाँ पे हमने कल इसको सॉल्व किया था। एक बार आप लोग को याद होगा, अगर कल का आपने सेशन देखा होगा तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी, आप लोग रेट नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे। तो उसी में इसका एक थ्योरी क्वेश्चन कि अगर थ्योरी में आता है तो कैसे क्वेश्चन फॉर्म होगा। चलिए बताइए। यहाँ पे कल हमने इसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखा और आज हम इसका एक थ्योरी भी देख रहे हैं, क्योंकि कल आप लोग के आंसर्स में जल्दी से रिप्लाई नहीं आया था। बताइए, क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ GST? ऑप्शन ए दिया हुआ है कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ 12% पर एनम। क्या ऐसा 12% पर एनम हम कुछ पढ़ते हैं? या फिर जो इंटरेस्ट है कैलकुलेट होता है एट अ वेरिएबल रेट, कोई वेरिएबल रेट पे कैलकुलेट करते हैं क्या, जो कि डिटरमाइंड होता है बाय द गवर्नमेंट क्वार्टरली फ्रॉम द ड्यू डेट। ऐसा कुछ हमने पढ़ा है? ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है। उसके बाद सी में आया कि एक फिक्स रेट कैलकुलेट होता है एट 18% पर एनम फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न अंटिल द डेट ऑफ पेमेंट। या फिर जो इंटरेस्ट है ऐसा कुछ चार्ज ही नहीं होता है, चाहे आप रिटर्न फाइल करिए या ना करिए। तो ये आंसर तो डायरेक्टली गलत है, ऐसा तो हो नहीं सकता। गवर्नमेंट अपने पैसे कभी भी माफ नहीं करेगी, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि वेरिएबल रेट जैसा हमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि क्या ये 12% है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे अब आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर आता है सी। 18% पर एनम हमें चार्ज करना पड़ता है फ्रॉम द नेक्स्ट डे, जिस मंथ की भी ड्यू डेट है। अगर वहां तक उसने रिटर्न हमारे जो सप्लायर ने फाइल नहीं किया है, उसके नेक्स्ट डे से हम कब तक का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं? जब तक वो पे नहीं कर देता है, करेक्ट। यहाँ पे हमको 18% पर एनम करना पड़ता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर सी है। A company expected to pay its workers। चलिए सब लोग कैलकुलेटर आप लोग ले लीजिएगा हाथ में, सॉल्व करने हमें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर प्लीज। आइए सब लोग पढ़ेंगे एक साथ। A company expected to pay its workers 40 per hour, but due to a sudden increase in wages, it ended up paying 65 per hour for the same amount of work. If the actual hours worked were the same as the standard hours, what is the labor rate variance for the company? ये दोबारा से आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है। आप लोगों को कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है, बट इसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट। ये एक हमारी कंपनी है जहां पे हमने जब पढ़ा था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो वहां एक होता है स्टैंडर्ड और एक बात की जाती है एक्चुअल की।
अगर आप लोग सॉल्व करें तो आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करिएगा, पर मैं आपको थोड़ा बताना शुरू कर रही हूँ जिनको थोड़ा डाउट आ रहा है कि यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कि काम शुरू करने के पहले हम एक स्टैंडर्ड तैयार करते हैं कि आखिर हमें क्या करना है, उसको हम कंपेयर करते हैं विद दी एक्चुअल, कि आफ्टर एक्चुअल क्या परफॉर्मेंस आई है। जो इसका डिफरेंस होता है वो होता है वेरिएंस। करेक्ट, वेरिएंस जो हमारा डिफरेंस है कि क्या चेंजेस हो चुके हैं, उसे हम कहते हैं वेरिएंस। अब बात आती है कि यहाँ पे जब बात करेंगे लेबर्स की, तो क्वेश्चन में आप लोग पढ़ रहे होंगे कि लेबर से हमने वादा किया था कि आपको हम 40 पर आवर पे करेंगे। एक्सपेक्टेड मतलब क्या, काम शुरू करने के पहले ही हमने सोचा था 40 पर आवर में हमारे यहाँ लेबर वर्क करके चला जाएगा। करेक्ट, 40 पर आवर में काम करके चला जाएगा। बट जब एकदम से हम मार्केट पे गए तो पता चला कि जो भी लेबर्स है वो कम रेट पे आ ही नहीं रहे। वो लोग मिनिमम डिमांड कर रहे हैं 65 पर आवर काम डिमांड कर रहे हैं, बट वो जो काम है वो 12 आवर्स में ही करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आवर्स तो सेम लेंगे बट उनका रेट बढ़ चुका है। तो यहाँ पे डिफरेंस किस में आने वाला है, डिफरेंस हमें आने वाला है ये रुपीज में। ये रुपीज में कैसे यहाँ पे डिफरेंस आएगा, आइए कैलकुलेट करेंगे। जो भी आपका एक्चुअल रेट है माइनस स्टैंडर्ड रेट, इसको इनटू करना पड़ेगा हमारे जो भी हमारा एक्चुअल आवर्स है। करेक्ट, यहाँ पे तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, इसे हमें कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल रेट इनटू हमारे स्टैंडर्ड आवर्स से जाके। हमारे एक्चुअल आवर्स बताइए, एक्चुअल रेट हमने कितना सोचा था, हम दे देंगे उन्हें 65। स्टैंडर्ड रेट हमने उनको कितना दिया 65, हमने कितना सोचा था 40। कितनी देर उन्होंने काम किया है टोटल 12 आवर्स, तो कितना हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया उनको, ₹300। बताइए ये फेवरेबल हुआ कि ये अनफेवरेबल हुआ, ये फेवरेबल हुआ कि ये अनफेवरेबल हुआ। यहाँ पे हमने लेबर से सोचा था वो 40 रुपए पर आवर में काम कर देगा, बट जब काम करना शुरू किया तो पता चला 65 में कर रहा है। तो ये कंडीशन कैसी हुई, इट्स अ फेवरेबल और अनफेवरेबल। ये कंपनी के हित में हुआ है कि कंपनी को यहाँ पे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताइए, इट्स अ फेवरेबल सिचुएशन और इट्स अ अनफेवरेबल सिचुएशन। यहां कंपनी के हित में काम हो रहा है या फिर यहां पे अगेंस्ट में काम हो रहा है। यहां पे कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है ₹300 का, बिकॉज सेम लेबर अब हमें महंगे रेट पे आ रहा है। तो यहां पे आपका ऑप्शन होगा 300 अनफेवरेबल। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं विच technique is the process of analyzing, identifying, simplifying and crystallizing specific performance objectives of a job to be achieved over a period in the framework of the organizational objectives and the objectives of the job and widely used in the government agencies। बताइए, यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज में हम लोग ये परफॉर्मेंस को यूज करते हैं। तो कौन सा यहाँ पे बजटिंग की बात करी जा रही है, कौन से बजटिंग की बात करी जा रही है, जीरो बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग या नन ऑफ द अबाव। बताइए यहाँ पे हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, इट्स अ जीरो बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग। बहुत बढ़िया, आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं और जो आंसर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट भी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब पहले का हम लोग कुछ भी लेके नहीं आने वाले। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करेंगे प्रोग्राम बजटिंग, तो प्रोग्राम बजटिंग कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए हम तैयार करते हैं।
ठीक है, हमने लिया था, हम जब नॉर्मल क्लासेस हम लोग रेगुलर क्लासेस में हमने पढ़ा था तो वहां पे लिया था हमने एग्जांपल, जब भी एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड करती है, स्पेसिफिकली जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्राम बजटिंग। और यहाँ पे हमको विथ एग्जाम्पल बताया गया कि ये जो काम हो रहा है ये जनरली हम लोग गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का परफॉर्मेंस बजटिंग। चलिए, इसके बाद आता है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज 90 lakh and the estimated profit from the contract is rupees 30 lakh, the profit on completion of the work where cost already incurred is rupees 30 lakh, what is the profit to date? हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है प्रॉफिट टू डेट। यहां पे हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट टू डेट। चलिए, कैलकुलेटर में आप लोग कैलकुलेट करिएगा। ये आप लोग को थोड़ा मैं हिंट दे देती हूँ कि कहाँ से ये पूछा गया है। ये आप लोगों को पूछा गया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमने देखा था जो भी हमको वर्क दिया गया है वो लंबे टाइम के लिए है, 1 साल से ज्यादा के लिए है। तो यहाँ पे हमें हर साल जैसे ही एक अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट होता है तो हमें अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ता है बुक्स में जाके, जो कॉन्ट्रैक्टर है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कैसे कैलकुलेट करेगा उसके बारे में बात करी गई, कैसे यहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर कैलकुलेट करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अगर नहीं पता ना तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। हमें यहाँ कैलकुलेट करने के लिए लगता है कॉस्ट इनकर्ड, कितना कॉस्ट हमने अभी तक लगा लिया है, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमने कितना सोचा है इनटू हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये जो हम काम कर रहे हैं, जो ये घर बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, इससे हमने कितना एक्चुअल में प्रॉफिट कमाने का सोच लिया है। ये होता है आप लोगों का फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट में एस्टिमेटेड प्रॉफिट इतना है तो जो हमने कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कर ली है उस पे हमें कितना प्रॉफिट आएगा। बताइए, आप लोग को ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे जल्दी से एग्जाम में कैलकुलेट कर पाएंगे। बताइए क्या कैलकुलेट करके बताएंगे। यहाँ पे कॉस्ट इनकर कितना बताएंगे। अगर हम लोग इसको लिखना शुरू करते हैं तो टोटल कॉस्ट हम लोग को दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया हुआ है दैट इज 90। उसी के साथ एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है हम लोगों को कितना 30। उसी के बाद हमको दिया हुआ है कि जो वेयर कॉस्ट ऑलरेडी इनकर, कितना अभी तक हमने कॉस्ट लगा लिया है दैट इज 30। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा अराउंड 10। ओके, 9.99 आएगा आप लोग का। तो ये यहाँ पे आएगा 10 lakhs का आज आप अपना प्रॉफिट दिखाने वाले। करेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए ये ना छोटे छोटे आपको लग रहे होंगे कि कितना सिंपल है, एग्जाम में तो जल्दी से कर लेंगे, बट अनलेस एंड अनटिल आपको ये फॉर्मूला नहीं आएगा तो यहाँ पे आप लोगों को होने वाली है दिक्कत। इसी के साथ आप लोगों के लिए जो मैंने एक ब्रावो सीरीज भी किया था ताकि आप लोगों को एक बूस्टअप मिल जाए, कैसे आपको एग्जाम में जाके ये सब चीजों को सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। चलिए, तो आज का सेशन तो यहीं तक था हम लोगों का। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस साइड सिया आरती और आज हम लोग फिर मिल चुके हैं और आप लोग को पता है 20 डेज केवल लेफ्ट है। 29-30 की क्लासेस हमने कर ली है, वहाँ पे हमने बहुत सारी बातें करी है, बहुत सारे डिस्कशन करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए और देखिए। डेली रिविजन्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम लोग को अपना ये अटेम्प्ट क्लियर करना है तो आज हम लोग दोबारा मिल चुके हैं और फिर से बात करेंगे एएफएम में कि एएफएम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आप लोग को ध्यान रखना चाहिए एएफएम करते टाइम। पर बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ आप लोग ये सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ ये सेशन ज़रूर शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो, उनको पता चले कि एक्चुअली कैसे यहाँ पे एग्ज़ाम में आने वाला है आप लोगों का टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन।
चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों के लिए, याद रखिए जब भी आप एएफएम करते हैं, बार बार आप लोग से मैंने बोल चुका है, आप लोग प्लीज़ कैलकुलेटर लेके बैठा करें, प्लीज़ कैलकुलेटर लेके बैठा करें, ताकि आप लोगों की अभी से हैबिट हो कि आखिर एग्जाम में कैसे आप लोग को यूज़ करना है, आपकी अभी से हैबिट होनी चाहिए। प्लीज़ आप सब लोग कैलकुलेटर लेके बैठेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बॉन्ड का क्वेश्चन आया। अ बॉन्ड whose par value is 20,000 bears a coupon rate of 12% and has a maturity period of 4 years. The required rate of return on the bonds is 15%. What is the value of this bond? हमें यहाँ पे बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपने क्लासेस करी है तो आपको तो पता है कि कैसे सॉल्व करना है, बट जल्दी कैसे सॉल्व करना है उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। और बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे बिना प्रैक्टिस के आप ये क्लियर नहीं कर सकते। चलिए बताइए, कैलकुलेट करके बताइए प्लीज़ सब लोग। कोई भी जो आपको एग्जाम हॉल पे जैसे कैलकुलेटर पे यूज़ करना है या स्क्रीन पे यूज़ करना है तो आप अभी से वही यूज़ करेंगे, है ना। प्लीज़ आप लोग फ़ोन पे मन में ऐसा कुछ मत करिएगा। जैसे एग्ज़ाम हॉल पे आप लोग आंसर देने वाले हैं, आप सब लोग वैसे ही यहाँ पे भी आप लोग मुझे आंसर देंगे, करेक्ट। चलिए कैलकुलेट करना शुरू करिए। कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड पे एक फिक्स पेमेंट आती है टाइम टू टाइम, करेक्ट। एक फिक्स पेमेंट हमें चाहिए रहती है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20,000 इंटू 12%, दैट इज 20,000 इंटू 12%। 2400 आप लोगों को हर 4 सालों तक मिलने वाला है। 2400 आप लोगों को 4 साल तक मिलने वाला है। और साथ में जैसे 4th ईयर का एंड होगा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, और 20,000, करेक्ट। अगर यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया है कि बॉन्ड प्रीमियम में मिलेगा या डिस्काउंट में मिलेगा, तो हम यही एज्यूम करेंगे जो आज की पार वैल्यू है यही हम उस टाइम पे रिटर्न करने वाले बॉन्ड को देके। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को याद होगा हम इसको इंटू करते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, दैट इज ये 4th ईयर का हो जाएगा। और किस रेट से, 15%, करेक्ट। वैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, 4 सालों का जो अलग अलग फैक्टर है हम उसे ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं, करेक्ट। आइए करना शुरू करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 एक बार इक्वल टू, यहाँ पर आपका जो 2400 है इसका एन्युटी फैक्टर आएगा प्लस 20,000 को आप इंटू करेंगे 4th ईयर के फैक्टर से, करेक्ट। आई जो कि होगा 0.572। टोटल आंसर कितना आ रहा है, आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना था, और जिससे आपका आंसर आएगा 2400 इंटू 2.855। आप जैसे ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18,292। क्या आप लोग का भी आंसर आया, आप लोग ने कैलकुलेट किया। देखिए अभी आप लोग को लग रहा है इजी है, बट ये इजी तभी होगा जब आप इसे बार बार कैलकुलेट करेंगे। बार बार कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा, ऑप्शन बी, करेक्ट। ऑप्शन बी रहेगा। आई होप आप सबको पता होगा ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे निकालते हैं, आपको कुछ नहीं करना रहता है। 1 डिवाइडेड बाय 1.15, हम एक बार अगर इक्वल टू दबाऊंगी तो क्या आएगा, 1 साल का प्रेजेंट वैल्यू, करेक्ट। इसको m प्लस करेंगे, फिर जितने साल का चाहिए हम इक्वल टू m प्लस करते हैं। और जैसे हमें टोटल करना है तो हम क्या करते हैं, उसे MRC कर देते हैं, करेक्ट। ऐसा आपको यहाँ पे करना पड़ता है। चलिए यहाँ पे वैल्यू आपको बॉन्ड की ऐसे निकाल के बतानी पड़ती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए, बेस्ड ऑन ओनरशिप, बताया जा रहा है ओनरशिप पे, व्हाट डिफाइंस गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी हम किसे कहते हैं, यहाँ पे हम गवर्नमेंट कंपनी किसे कहते हैं। ऑप्शंस पढ़ना शुरू करते हैं। ए, अ कंपनी अंडर द ओनरशिप ऑफ मिक्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स
और एंड इंस्टीट्यूशंस, ऐसा कुछ है क्या गवर्नमेंट कंपनी? यहाँ पे तो गवर्नमेंट का नाम ही नहीं है, तो ऐसे ऑप्शंस को तो आपको पढ़ते ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। करेक्ट, गवर्नमेंट कंपनी मतलब गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ वहाँ पे रिलेशन होना चाहिए, पर यहाँ पे तो कुछ बताया ही नहीं जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे हमें गवर्नमेंट कंपनी का ये फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं। चलिए आते हैं सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है अ कंपनी प्रीडोमिनेंटली ओन्ड बाय अ फॉरेन कंपनी। अब गवर्नमेंट है तो वहां पे फॉरेन कंपनी का क्या काम, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। जल्दी फिर देखते हैं सी ऑप्शन, कंपनी वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बोथ होल्ड अ मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, या फिर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, इसको भी हम लोग होल्ड पे करते हैं, कुछ ऐसा ही ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर आप देखेंगे फोर्थ ऑप्शन, अ कंपनी विथ एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बोथ, सब कुछ तो सेम है, फिर डिफरेंस क्या, ये 51% एंड 50%। अगर वो 50% ही रहा तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी, बिकॉज नेक्स्ट 50% कोई अलग पार्टी का हो सकता है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कंपनी कहलाना है तो यहाँ पे उसका परसेंटेज मोर देन 50% होना चाहिए। करेक्ट, मतलब मिनिमम यहाँ पे 51% तो होना ही चाहिए, तब वो क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी। करेक्ट, तब वो कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन सी। आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आज हमने ना थोड़ा मिक्स मैच करके लिया है, ठीक है। कल तक हमने जैसे 2 सेशन लिए तो वहां पे हमने क्या किया था, दोनों ही हमने मॉड्यूल डी से लिया था, बट अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा मिसमैच करके चलेंगे। आइए थोड़ा आज आपको मॉड्यूल सी का भी दिखेगा और ए का भी क्वेश्चंस मिलने वाला है। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है लिक्विडिटी रेशो। ये हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, करेंट लाइबिलिटीज, करेंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, एडवांस टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलिए, जब आप लोग रेशोज पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग एक तो करेंट रेशो देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं लिक्विडिटी रेशो। करेक्ट, तो लिक्विडिटी रेशो क्या होता है कि कितने जल्दी फर्म अपने पास पैसे ला सकती है। करेक्ट, मतलब कैश क्या है, एक लिक्विड फॉर्म है, मतलब आज अगर मैं तुरंत जाऊं और मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं कैश दूंगी, मुझे तुरंत सामान मिल जाएगा। बट वहीं अगर मैं बात करती हूँ जैसे ये करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में बहुत सारी चीजें होती है, इन्वेंट्रीज हो गया, डेटर्स हो गए, कैश हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें तो करंट एसेट्स है, बट इसके अंदर भी जो लिक्विड फॉर्म है, मतलब जो जल्दी से जाके कन्वर्ट हो सकती है। मतलब आज अगर मैं बोलूँ कि इन्वेंट्रीज कन्वर्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट उसके लिए मुझे कस्टमर चाहिए मार्केट में। बिना कस्टमर के मैं मार्केट में जाके इन्वेंट्रीज को नहीं बेच सकती। तो वो करंट एसेट तो है, बट वो लिक्विड एसेट में नहीं काउंट होता है। करेक्ट, डेटर्स भी ऐसे हैं कि जब तक उनका मन नहीं करेगा वो पे नहीं करेंगे, डेटर्स हट जाता है। बट जैसे कैश है, अगर आज मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं क्या करूंगी, तुरंत मार्केट जाऊंगी और वो चीज परचेस कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो कैश चीज है ये हमारी लिक्विड है, कितने जल्दी हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्ट, आइए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, लिक्विड रेशो इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट कैसे फाइंड आउट होता है, जो भी हमारे करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स में जो एसेट्स ऐसे हैं जो तुरंत जाके हम उसे बेच नहीं सकते, जैसे अभी मैंने बताया इन्वेंट्रीज, तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज माइनस हो जाएगा। इन्वेंट्रीज के लिए हमें कौन चाहिए, इन्वेंट्रीज के लिए हमें कस्टमर्स चाहिए, अदरवाइज कोई भी उसे नहीं खरीदेगा। करेक्ट, किसी को भी उस चीज की डिमांड नहीं है। फिर आते हैं जैसे एडवांस टैक्स। अब ये तो टैक्स पहले ही आपने पे कर दिया है, बट ये आपका एसेट दिख रहा है, यहाँ पे अब आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। करेक्ट, आप ये किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, तो माइनस क्या हो जाएगा, एडवांस टैक्स। वैसे ही आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस थे, मान लीजिए आपको नेक्स्ट मंथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना था, बट आपने क्या किया, पहले ही 3-4 महीने का पहले से बोल के रख दिया, लीजिए 10,000, इसमें एडजस्ट करते जाइएगा। करेक्ट, आपको रेंट पे करना था, आपने एक साथ 6 महीने का रेंट पे करवा दिया, तो जैसे जैसे मंथ जाएंगे वैसे वैसे वहां पे प्रीपेड एक्सपेंसेस कम होगा। तो यहाँ पे भी प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, हमारा लिक्विड फॉर्म नहीं है।
ये सारी चीजें माइनस होगी, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग करंट लाइबिलिटीज से। किससे डिवाइड कर देंगे? करंट लाइबिलिटीज से। आइए फिल करते हैं डेटा। करंट एसेट्स कितने दिए हुए हैं हम लोग को यहाँ पे? 80,000। करेक्ट। 80,000 में आप माइनस कर देंगे एक व्हाट? इन्वेंट्रीज, दैट इज 20,000। उसमें फिर हमने क्या माइनस करने का बोला था? एडवांस टैक्स, दैट इज 5,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, दैट इज अगेन 5,000। ये होल डिवाइडेड बाय किससे कर देना है हम लोग को? करंट लाइबिलिटीज से। चलिए यहाँ पे आपको क्या पता चल जाएगा? लिक्विड एसेट्स। आइए फाइंड आउट करते हैं। 80,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000, दैट इज 50,000। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है? 50,000 हमारे लिक्विड एसेट्स हैं, डिवाइडेड बाय आपके करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 50,000। रेशियो क्या आ गया? 1:1। करेक्ट। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ए। 1:1 यहाँ पे आप लोगों का आंसर होने वाला है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Dash is one in which the lessor operates the equipment and is responsible for its insurance, maintenance, etc. वहीं पे एक और डैश है, all these functions are responsibilities of the lessee। चलिए बताइए, अगर आपने लीज अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो ड्राई या वेट लीज है, या डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लीज है, या वेट एंड ड्राई लीज है, या नन ऑफ द अबव। बताइए, अगर आपने लीजेस अच्छे से पढ़ा है तब आप ये आंसर कर सकते हैं। बताइए, आंसर बताइए। अब आंसर सही है गलत है वो सब आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बट आप लोग प्लीज आंसर दीजिए। आंसर देंगे तो आपको इवेल्युएट होगा कि हाँ आपने सही दिया गलत दिया। करेक्ट। चलिए बताना शुरू करिए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है? यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में क्या पूछा गया है कि जो लेसर है वो ऑपरेट करेगा इक्विपमेंट्स को और वही रिस्पॉन्सिबल होगा इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, हर चीज के लिए। तो यहाँ पे जब हम लोग कमर्शियल लीजेस पढ़ते हैं तो उसमें ये कौन सा टाइप है? ये ड्राई है कि वेट है? चलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये डोमेस्टिक तो नहीं है, ये डोमेस्टिक तो नहीं है। आपके ए और सी में से एक ऑप्शन आने वाला है। यहाँ पे ए और सी में से आपका ऑप्शन आने वाला है। तो जब बात आती है कि केवल और केवल हमारे लेसर रिस्पॉन्सिबल होता है तो हम उसमें कहते हैं वेट। और जब बात आती है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो लेसी की होने वाली है, किसकी? लेसी की होने वाली है, तो हम क्या कहते हैं उसे? ड्राई। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर होता ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच इज द ऑड स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, ये अगेन आपका लीजेस पे ही है। मॉड्यूल सी पे जो आपके लीजेस है ये उसी पे बेस्ड है, उसी पे क्वेश्चन है। प्लीज इसको पढ़िए और फाइंड आउट करिए कि इसमें कौन सा ऐसा एक पॉइंट है जो ऑड वन आउट है, जो यहां फिट नहीं हो रहा है। चलिए मैं पढ़ना शुरू करिए आप लोगों के लिए। ऑप्शन ए, द ओनरशिप ऑफ द एसेट इज ट्रांसफर्ड टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म। द बी है, द लीज्ड एसेट is of such a specialized nature that it can be used only by the lessee. C है, the lease term is for the major part of the economic life of the asset. या D, the lease does not transfer substantially all the risk and rewards incidental to ownership of an underlying asset. बताइए। एक बार दोबारा देख लीजिए। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोग को और हिंट देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और हिंट देती हूँ। हमने इन डेज 116 करके लीजेस में पढ़ा था कि लीजेस कैसे दो चीज में डिवाइड होती है, ऑपरेटिंग और फिनेंस। ऑपरेटिंग और फिनेंस, तो यहाँ पे आपको ये आधी चीज है, यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग की है और कुछ फिनेंस की है। बट अब ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे ऑड वन किसका आउट है। यहाँ पे कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे फिनेंस या ऑपरेटिंग को पूरा बाइफरगेट कर रहे हैं, और एक ऐसा पॉइंट है जो उसके अगेंस्ट जा रहा है।
बताइए, हमने कंडीशंस में ये पढ़ा था, कि लीज जो हमारी फिनेंस है वो कब होगी और वहीं ऑपरेटिंग कब होती है। बताइए, आप बताइए, आंसर दीजिए। फर्स्ट में बताया जा रहा है कि अगर आपको याद होगा तो ऑपरेटिंग पे हम लोग बोलते हैं कि कभी भी कोई एसेट ट्रांसफर नहीं होती है, करेक्ट। बट यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे क्या बोल रहा है कि ओनरशिप एसेट ट्रांसफर हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म। तो ये क्या हो गई, ये हमारी फिनेंस लीज। क्या हो रही है हमारी फिनेंस लीज। आइए सेकंड में देखते हैं, द लीज एसेट इज ऑफ सच अ स्पेशलाइज्ड नेचर दैट इट कैन बी यूज्ड बाय ओनली द लेसी। यहाँ पे जो मशीन है वो स्पेशली हमने लेसी के लिए ही लेके आए, करेक्ट, ओनली बाय द लेसी। ऑपरेटिंग में हमें ये थोड़ी ना लेसी को क्या चाहिए कैसे चाहिए, वहां तो हम छोटे टाइम के लिए उसको देते हैं। स्पेशलाइज्ड अगर कोई नेचर है जो स्पेशली लेसी के लिए है तो ये भी क्या होती है आपकी फिनेंस लीज, करेक्ट। थर्ड देखिए, द लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। 10 साल का लाइफ था मशीन का, 9 ईयर्स के लिए हमने उसे लीज पे दे दिया है, तो अगेन ये क्या हो गई, ये हमारी फिनेंस लीज है, करेक्ट। उसके बाद देखिए लास्ट, द लीज डज नॉट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। मैंने आपको बोला था ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला। अगर आपने क्लासेस करी है तो आपने ये देखा होगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड एक मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिससे आप बाइफरगेट कर पाते हैं कि वो कैसा लीज है, वो फिनेंस है कि वो ऑपरेटिंग है, करेक्ट। तो यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं जो रिस्क एंड जो रिवॉर्ड है वो ट्रांसफर नहीं होने वाला है, ये किस केस में होता है, ये आपका होता है आपके ऑपरेटिंग लीज पे। तो यहाँ पे अलग से सेंटेंस कौन सा है, आपका ऑप्शन डी है। देखिए इतनी इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी आप लोगों को, तब आप लोग एग्जाम में जब अगर ट्रिकी क्वेश्चंस आ गए तो आप उन्हें हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें कुछ नया नहीं है, ये केवल आपकी बुक्स का ही सब कुछ पार्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन पे। अमंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल पेआउट्स व्हिच इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। 4 ऑप्शंस है, हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसपे TDS नहीं लगता। बताइए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। करेक्ट, सबको सही आंसर आ रहा है। यहाँ पे 3 दो लीव्स है जिसपे TCS लगता है, करेक्ट, बाकी सब में TDS लग जाता है। चलिए अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। बताइए, विच टेक्निक इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, सिंप्लीफाइंग एंड क्रिस्टलाइजिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ जॉब to be achieved over a period in the framework of the organizational objectives and the objectives of the job and widely used in the government agencies। बताइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पे डाउट आया था, लास्ट टाइम एक मुझसे डाउट पूछा गया था कि इसको आपने स्पेसिफिकली ये क्यों कहा, जो ऑप्शन है, जो यहाँ पे हमने ऑप्शन बी बोले है, तो मेरे को एक डाउट आ गया था, पूछा गया था एक, उन्होंने मेरे को पूछा कि यहाँ पे बी ऑप्शन क्यों बोला आपने। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये एक बहुत बड़ा आपको एग्जाम्पल दिख रहा है कि गवर्नमेंट एजेंसीज, जब आप बजट चैप्टर पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं जीरो बेस, तो यहाँ पे कोई जीरो बेस की कंडीशन नहीं लग रही है, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे अगर प्रोग्राम बेस देखेंगे तो यहाँ प्रोग्राम बेस की भी कंडीशन नहीं लग रही है। उसके बाद जब परफॉर्मेंस बजटिंग की बात करते हैं तो वहां पे अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, बट आपको ये तो समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट एजेंसीज पे लगता है ये,
करेक्ट, गवर्नमेंट एजेंसीज पे लगता है, तो इसके थ्रू भी तो आप आइडेंटिफाई कर सकते थे, बट आपने नहीं किया, तो मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। ये सारी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान पे रखनी रहती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट of a project with lifespan of 4 years. If the initial investment in the project is 12,50,000, what is the AAR? यहाँ पे आपको फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है, बताइए, कैलकुलेट करके बताइए, कैलकुलेट करके बताइए। बताइए, कैलकुलेट करिए। यहाँ पे अब इस बार मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, आप लोग ने बहुत बार फॉर्मूला देख लिया है, अब आप लोगों को खुद आंसर करना चाहिए, अब आप लोग की साइड से खुद आंसर आना चाहिए। बताइए, ARR का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? एवरेज नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट्स, यही देखा हमने। बताइए, अब तो मैंने फॉर्मूला भी डिस्कस कर दिया। इन सबको हम क्या करते हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं, इसके बाद जो वैल्यू आता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स से, तो उससे क्या आएगा, उसका एवरेज आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आंसर्स आना शुरू हो गए। और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, और इसका करेक्ट आंसर है, देखिए अब यहाँ पे जैसे आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, पॉइंट में आ रहा है, तो यहाँ पे एकदम जैसे 10.92 है, तो 92 है, तो ये तो ऑटोमेटिकली आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 11% चूज करेंगे, व्हाट 11% चूज करेंगे, ठीक है। राउंड ऑफ करके आपको यहाँ आंसर बताना पड़ता है, फिर राउंड ऑफ करके आंसर बताना है, बिकॉज 1.1% के तो डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप लोग इसको राउंड ऑफ करके बताएंगे, इट्स 11%, करेक्ट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बट आप लोगों के साथ एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ब्रावो सीरीज देखा कि नहीं, आप लोग ब्रावो सीरीज देख रहे हैं कि नहीं, आप लोग को वो हेल्पफुल पड़ रहा है कि नहीं, आप लोग मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग उसे देख रहे हैं, आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल है कि नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। दिस इट्स आरती, और आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना काउंटडाउन। कल तो आपने देख ही लिया होगा कि आप लोगों के लिए क्या सरप्राइज था। अब आपका जो मई मंथ है, यहाँ पे जो आपकी जो पढ़ाई की स्पीड है, इसमें और 2x करने के लिए ऑफिस अड्डा ने आप लोगों के लिए एक पूरा नया प्लान लेके आया हुआ है, ताकि यहाँ पे जब आपका ये मई मंथ जैसे ही कंप्लीट हो जाए, तो आप लोग एक फुल फ्लेज तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आप एक लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे। बट यहाँ पे इतनी ही शक्ति और इतनी ही आपको मेहनत आपके साइड से भी करनी चाहिए। चलिए, तो जैसे कि आपको पता है 6:30 हम लोग रोज मिलेंगे, और यहाँ पे देखेंगे जो AFM है आप लोगों का, JIB जून 2024 आप लोगों के लिए यहाँ पे रोज हम मिलेंगे और देखेंगे नए नए क्वेश्चंस, और यहाँ न्यू न्यू चीजें, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको तुरंत रिवीजन भी हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे अब आपका 30 दिन बचा हुआ है, तो आज हम देखेंगे अपना मॉड्यूल D से कुछ क्वेश्चंस। चलिए, तो अपना सेशन चालू करती हूँ। आई रिक्वेस्ट, जब भी आप AFM पढ़ने बैठे, जब भी क्लासेस में, सेल्फ स्टडी, कहीं भी आपके हाथ में ये होना चाहिए। अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपको ये अटेम्प्ट क्लियर करना है, तो ये आप लोगों के लिए मस्ट है, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ जाके वो जो कंप्यूटर स्क्रीन का कैलकुलेटर है वो यूज़ कर पाएंगे, तो डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ आज से ही जितने दिन भी आप प्रैक्टिस करेंगे AFM की, जितने बार भी, ऑलवेज यूज़ कैलकुलेटर जो आप एग्ज़ाम हॉल पे ले जाने वाले हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपके हाथ इस पर बैठ जाए, एकदम न्यू चीज़ नहीं लगे। चलिए, तो आते हैं, आज का सेशन चालू करते हैं विथ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, और आप लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है और आंसर्स देने हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द न्यू टैक्स रिजीम फॉर इनकम टैक्स। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं।
फर्स्ट दिया हुआ है द न्यू टैक्स रिजीम ऑफर्स अ फिक्स्ड रेट फॉर ऑल इनकम लेवल्स. सेकेंड है कि टैक्स पेयर्स डोंट हैव द ऑप्शन टू चूज बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू टैक्स रिजीम एनुअली. या सी डिडक्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंसेस आर नॉट अवेलेबल अंडर द न्यू टैक्स रिजीम. या डी द न्यू टैक्स रिजीम इज एप्लीकेबल ओनली टू सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स एंड नॉट टू सैलरीड इंडिविजुअल्स. आई होप आप लोग ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा और आप लोगों को पता होगा कि मॉड्यूल डी में कौन से चैप्टर की बात कर रहा है. करेक्ट, यहाँ पे बात हो रही है आप लोगों के मॉड्यूल डी में. क्या मेरे को कोई बता पाएगा किस चैप्टर की बात हो रही है यहाँ पे, किस यूनिट की? ये यूनिट है आप लोगों का इनकम टैक्स यूनिट. हम सबको पता है 2-4 साल पहले मतलब 2020 आपके बजट में आपका एक न्यू टैक्स रिजीम आया था जिसमें हमारे इंडिविजुअल्स को एक ऑप्शन मिला गया था. करेक्ट, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली डिस्क्राइब करता है? आई एग्जाम में आपको कैसे करें जब आपको कुछ नहीं समझ आए तो एटलीस्ट ये फाइंड आउट कर लीजिए कि कौन सा गलत है. जैसे यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा है न्यू टैक्स रिजीम. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव होता है अगर हमें नहीं आ रहा है क्वेश्चन कि सही आंसर क्या है तो जो गलत है ना पहले हम उसको निकालना शुरू कर देते हैं. जैसे जो लास्ट अगर डी से देखेंगे द न्यू टैक्स रिजीम इज एप्लीकेबल ओनली टू सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स एंड नॉट टू सैलरीड इंडिविजुअल्स. ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा, कहीं भी नहीं पढ़ा. अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा ये आंसर वेग है. चलिए, सेकेंड है कि डिडक्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंसेस आर नॉट अवेलेबल अंडर द न्यू टैक्स रिजीम. ये ऑप्शन को हम लोग होल्ड पे रख सकते हैं. ठीक है, आइए फिर देखते हैं बी वाला कि टैक्स पेयर्स डोंट हैव द ऑप्शन टू चूज बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू टैक्स रिजीम एनुअली. क्या ऐसा हमने कुछ पढ़ा था? क्या यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स है जिनके लिए ये लागू हुआ था ऐसा कुछ हमने पढ़ा था? नहीं. ये आंसर भी हमारा गलत है. उसके बाद द न्यू टैक्स रिजीम ऑफर्स अ फिक्स्ड रेट फॉर इनकम ऑफ ऑल लेवल्स. क्या ऐसा भी हमने कुछ देखा था? नहीं, कोई भी लेवल के लिए हमने ऐसा फिक्स रेट डिसाइड नहीं किया है. वहां पे स्लैब रेट चलता है. करेक्ट, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं. तो मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है ये भी गलत है. आपका राइट आंसर है सी, जहां पे जो आपके डिडक्शंस है ये इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंसेस किसकी बात करी जा रही है? जो हम लोग 80C में पढ़ रहे हैं, जो हम लोग 80E में पढ़ रहे हैं, इसके अलावा जो हम लोग बाकी जो डिडक्शंस पढ़ रहे हैं उन सब की बात यहाँ पे करी जा रही है. ये सब हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है. चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अ कंपनी परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एक्स एट 10 पर यूनिट. द स्टैंडर्ड प्राइस फॉर रॉ मटेरियल एक्स इज 8 पर यूनिट. यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द मटेरियल प्राइस वेरिएंस. यहाँ पे आप लोगों को पूछा जा रहा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस. अब ये जो आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस है ये जो आप लोगों का मटेरियल प्राइस वेरिएंस है ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं? वेरिएंस. वेरिएंस कब हमको कैलकुलेट होता है? जब भी हम लोग स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करते हैं. ये हमने पढ़ा था. इससे जो डिफरेंस आएगा उससे हम लोग कहते हैं वेरिएंस. करेक्ट, और वेरिएंस में भी हमने पढ़ा था कि वहां पे हमें 3 टाइप के वेरिएंसेस देखने पड़ते हैं. मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स. ठीक है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स. तो यहाँ पे आपको किसके बारे में पूछा जा रहा है? मटेरियल के बारे में. यहाँ कौन से वेरिएंस की बात आ रही है? मटेरियल की. और यहाँ पे जब हमने फाइंड आउट करी है कि मटेरियल की डिफरेंस पूछी जा रही है तो ये मटेरियल में भी हमने 2 चीज और बाइफरकेट करके पढ़ी है कि हमने उसको यूज कितना किया है या फिर प्राइस कितने में खरीद के लाए. करेक्ट, तो यहाँ पे मटेरियल के बाद किसकी बात करी जा रही है? प्राइस की. तो यहाँ पे वेरिएंस आपका जो कैलकुलेट होगा वो उसके प्राइस के डिफरेंस में कैलकुलेट होगा. करेक्ट, कितने प्राइस में हमने सोचा था और एक्चुअली कितने प्राइस में आया है. तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला है उसे ऐसा लिख लेते हैं कि जो भी स्टैंडर्ड प्राइस है माइनस एक्चुअल जो प्राइस हमने एक्चुअली लेके आया हुआ है. करेक्ट, ये फॉर्मूले से तो आपको प्राइस मिल गया बट हमें यहाँ पे टोटल बताना पड़ेगा कि कितना एक्चुअली डिफरेंस आने वाला है. तो यहाँ पे हम लोग इनटू कर देते हैं एक्चुअल क्वांटिटी से जो हम लोग मार्केट से लेके आने वाले हैं. चलिए आंसर्स आना शुरू हो गए. आई होप आप लोग भी कैलकुलेट कर रहे होंगे. यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है कि जो रॉ मटेरियल है उसे हम परचेस किया था कितने? 10 पर यूनिट में. तो मतलब 10 हमारा परचेस प्राइस था और कितने यूनिट्स आए उसमें?
1000 यूनिट्स। वहीं पे हमने इसका स्टैंडर्ड कितना सोचा था, ये भी हमें दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल 8 रुपीज। हमने सोचा था मार्केट में तो 8 रुपए में ये मिल ही जाता है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आप लोग ने भी आई होप यही सोचा होगा, करेक्ट? इसका आंसर क्या आएगा बताइए? कितना आंसर आएगा? 2000 आएगा, बिल्कुल। और वो आंसर क्या होगा? ये हमारे अगेंस्ट हुआ, हमें ज्यादा कॉस्ट लग रही है, तो वो कंडीशन क्या होती है हमारी? अनफेवरेबल, करेक्ट? फेवरेबल कब होती? जब हमने 8000 सोचा और हम 6000 पे ही ले आते, तो वो होती हमारे फेवर में। अभी कैसी कंडीशन है? हमारे अगेंस्ट है, तो यहाँ पे 2000 अनफेवरेबल। आपका कौन सा ऑप्शन है? 2000 के दो ऑप्शन है, ध्यान से रखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं एग्जाम्स में। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा 2000, ठीक है? ए बी, फेवरेबल क्या अनफेवरेबल? आंसर है आपका यहाँ पे बी। बी इज योर राइट आंसर, करेक्ट? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नेवर बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट शीट। यहाँ पे आप लोगों को मॉड्यूल डी का जो हम लोग कॉस्टिंग पढ़ते हैं, कॉस्टिंग मेथड्स पढ़ते हैं, ये वहां की बात आ गई है। वहां पे हमने पढ़ा था कॉस्ट शीट, करेक्ट? वो कॉस्ट शीट पे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। उसमें मटेरियल जाता है, लेबर जाता है, ओवरहेड जाते हैं, और कुछ ऐसी चीज भी देखी थी जो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हम डालेंगे कि नहीं ऐड करेंगे। और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हमने बात किए थे जो कभी भी आपकी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनते हैं, बिकॉज वो चीजें आपके आउटसाइडर लोगों की होगी, थर्ड पार्टी वाले लोगों की है, तो हम उससे कभी भी कॉस्ट शीट का पॉइंट नहीं बनाते हैं। प्लीज ध्यान से पढ़िएगा सारे ऑप्शंस। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया है टैक्सेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स पेड, प्रोविजंस एंड राइट ऑफ्स। सेकेंड है रॉ मटेरियल परचेज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। सी है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डी है इन ब्रिक मेकिंग कंपनी लेबर्स आर अपॉइंटेड ऑन वेजेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स एट 100 पर आवर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सोचिए, याद करिए, यहाँ पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कॉस्ट शीट में कभी भी नहीं जाने वाला है? बताइए, कॉस्ट शीट में हमारा कभी भी कौन सा पॉइंट है जो नहीं जाने वाला है? बिल्कुल आंसर्स आ गए हैं, पर ये याद रखिएगा, जो मैंने आपको बोला ना, एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, वो हमारी मैनेजमेंट डिसाइड करती है, करेक्ट? और वो ऑप्शन है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका ऑप्शन नहीं है, ये गलत आंसर है। जो भी लोग अपने को बोल रहे हैं ना सी आंसर है, ये गलत आंसर है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग आंसर है। ये कॉस्ट शीट में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है, करेक्ट? यहाँ पे पूछ रहा है आप लोग से क्वेश्चन में नेवर। देखिए, एक वर्ड से पूरा आपका आंसर, पूरा मीनिंग बदल रहा है। एक वर्ड है जो बोल रहा है नेवर, कभी भी नहीं। कॉस्ट शीट की बात आ रही है, चलिए, तो ये आंसर तो पता चल गया कि ये तो हमारा कॉस्ट शीट में जाता है एज पर मैनेजमेंट डिसीजन। उसके बाद अगर आप लोग बोल रहे हैं बी ऑप्शन, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जब उसे हम लोग बोलेंगे कॉस्ट, मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई गुड्स बना रहे, ये पेन बना रहे, तो जब ये पेन का आपने के सामान लेके आया, ये प्लास्टिक की बॉडी, ये निब, इसके अंदर की जो रिफिल होगी वो, तो क्या जब आप ये बेचने जाएंगे तो क्या ये चीजों को आप ऐड नहीं करेंगे? ये आप सामने वाले से वसूल नहीं करेंगे इसका पैसा? बताइए, इसका पैसा वसूल नहीं करेंगे? तो अगर आप सोच रहे कि नहीं करेंगे तो फिर आपकी कॉस्टिंग खराब है, करेक्ट? यहाँ पे आप किसी की भलाई नहीं कर रहे ना, जब आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप सामने वाले से वसूल करते हैं। जैसे आप सब कस्टमर से तो यहाँ पैसा पे करते हैं, करेक्ट? तो ये जो आप रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हैं, ये आपका क्या है? कॉस्ट शीट का ऑप्शन है। तो मतलब ये वाला भी आपका कॉस्ट शीट में नहीं जाने वाला है। देखिए, आपके दो ऑप्शन गायब हो चुके हैं, बी और सी। अब बात करते हैं डी की, कि एक ब्रिक मेकिंग कंपनी है जो ईंटें बना रही है, वहां पे उनने लेबर्स को बुलाया है जो अपॉइंटेड हुए हैं वो वेजेस में, ताकि ब्रिक मेकिंग की वो मैन्युफैक्चरिंग कर सके। ईंट भट्टी में ईंटा बनाने के लिए बुलाया गया हमने।
ठीक है, तो वहां पे जो लेबर्स है वो भी हमारे कॉस्ट शीट में उनका वेजेस जाएगा। तो आपका आंसर डी बी रॉन्ग है। याद रखिए केवल जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है। कॉस्ट शीट में क्या क्या जाएगा, वो सारी चीजें ये इनको छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स बाकी सारी चीजें आपकी किस में जाएगी, नीचे की कॉस्ट शीट में जाएगी। ये सब क्या है, टैक्सेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स पेड, प्रोविजंस एंड राइट ऑफ, ये सब क्या है, ये थर्ड पार्टी का पैसा है। टैक्स हमारा पैसा नहीं है, टैक्स तो गवर्नमेंट का है। इंटरेस्ट हमारा नहीं है, इंटरेस्ट तो बैंक का है। डिविडेंड्स हमारे नहीं है, डिविडेंड्स शेयर होल्डर्स के हैं। प्रोविजंस एंड राइट ऑफ, कोई अब क्या कहना चाहिए, किसी का काम बंद हो गया है तो उससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग को क्या, हमारा गुड्स तो बनता रहेगा और चलता रहेगा। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का ए, करेक्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं न्यू क्वेश्चन। आइए सब ध्यान दीजिएगा। अ प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन, फंक्शन, एक्टिविटी और आइटम ऑफ इक्विपमेंट whose cost may be attributed to cost unit is given by ऑप्शन ए CIMA, B ICAI, C IMA या D ACCA। ये आप लोगों को डायरेक्ट बुक से उठा के पूछा गया है। ठीक है, आप लोगों को याद रखिए एग्जाम्स में ऐसे जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अगर उन्हें कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी हुई है तो डायरेक्टली आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे जो बात हो रही है आप लोगों की कॉस्ट यूनिट पे जो आपके एक्सपेंसेस लगने वाले हैं, करेक्ट। हमने पढ़ा था कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां जहां भी हम बता सकते हैं कितना एक्सपेंसेस लगेगा उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये डेफिनेशन है वो आपको दी जाती है बाय चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स CIMA, जिसको हम लोग ने बोला था सीमा बुआ जी। हमारी सीमा बुआ जी कॉस्ट का पूरा हिसाब किताब रख के जाने वाली है, करेक्ट। हमारी सीमा बुआ जी पूरा कॉस्ट का हिसाब किताब रख के जाने वाली है। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पूरा थ्योरी का था। अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग लाइट्स हैज फिक्स्ड कॉस्ट ₹3000 and variable cost ₹135. Sales price is what? 180 per unit. During the year it sold 100 lights. During the year it sold 100 lights. What is the profit during the year? बताइए, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए। प्रॉफिट हम कॉस्टिंग में कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद रखिएगा। आपके हाथ में कैलकुलेटर हो जाना चाहिए अभी कैलकुलेशन के लिए। चलिए बताइए। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्टिंग में। जब आप ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने आते हैं तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, हम बाइफरगेट करके लिखते हैं, करेक्ट। नॉर्मली प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट, बट जब आप कॉस्टिंग की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फर्दर पढ़ते हैं क्या, वेरिएबल प्लस फिक्स। आइए लिखना शुरू करते हैं, कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। आप लोग भी साथ में करिए। यहाँ पे आप लोगों को दे दिया गया है 3000 का फिक्स कॉस्ट है, तो मतलब ब्रैकेट में तो वेरिएबल कॉस्ट है प्लस 3000 है, उसी के साथ यहाँ वेरिएबल कॉस्ट आपको दे दिया है 135 पर यूनिट। याद रखिएगा पर यूनिट की बात करी जा रही है। और सेल का अमाउंट आप लोग को कितना दे दिया है 180। तो क्या ये सारे एक जैसे हैं, अभी एक सिचुएशन में है, अभी ये पर यूनिट है, ये पर यूनिट है और ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। क्या हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं एक साथ? अभी नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक प्लेटफॉर्म में अभी नहीं आए हैं। अब इनको एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी टोटल, इसको भी टोटल और इसको भी टोटल करना। तो ये तो ऑलरेडी टोटल है, इसको टोटल करने के लिए हम नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने सेल करी है उससे इनटू कर देंगे। चलिए बताइए कितना आएगा आंसर। यहां पे हो जाएगा आप लोगों का 18,000 माइनस प्लस 3,000। आप लोगों की स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए यहाँ पे। ऐसे क्या कैलकुलेशंस में इजी कैलकुलेशंस है, प्लीज ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आप लोग। बताइए
अब तो राइट आंसर बताइए, कैलकुलेट सब सही से करिएगा। ये 135 है ना, प्लीज आप लोग भी करिए कैलकुलेटर में करिए। कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है? 18,000, 13,500 प्लस 3,000। यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपको हो रही है 16,500। इसमें से आपको 18,000 माइनस कर दिया जाएगा तो आपका आएगा 1,500। और ये जो 1,500 है ये क्या है? ये है आपका प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When all the cost, whether variable and fixed, are charged to the product is known as। जब हम लोग बोल रहे हैं कि जितना भी कॉस्ट लगे, चाहे वो वेरिएबल है या फिर वो फिक्स्ड है, अगर वो पूरा ही प्रोडक्ट में चार्ज कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बी फुल कॉस्टिंग, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। ध्यान से दीजिएगा आंसर। इसका आंसर दीजिए कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट में आप लोग जब पूरा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पूरा का पूरा चार्ज कर देंगे इधर पे, तो इसे हम कौन सी कॉस्टिंग कहेंगे? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फुल कॉस्टिंग, या फिर बोथ ए एंड बी? देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके मार्जिनल कॉस्टिंग के बाद हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं अपना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर आप कह रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। उसी के साथ मैंने आप लोगों को पढ़ाते टाइम भी बोला था कि प्लीज उनके जो अदर नेम्स भी होते हैं उसे याद रखा करिए। ठीक है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चन का टॉपिक है, जैसे मार्जिनल को मार्जिनल नहीं पूछेगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर रहा है, बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है हमारा? फुल कॉस्टिंग। तो यहाँ पे आप लोगों का बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोगों को पता है आंसर, बट एक और पॉइंट नहीं पता था करके यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत हो जाता। आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आप लोगों का सी है, क्योंकि दोनों सही है। ये डेफिनेशन आपको दोनों में मिलने वाली है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ही दूसरा नाम होता है फुल कॉस्टिंग। प्लीज ये सब ध्यान रखिएगा, अलग अलग जो नाम आते हैं यहाँ पे आप लोगों के मार्क्स गेनिंग क्वेश्चंस है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द एक्चुअल प्रोसेस लॉस इज लेस देन द एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस ड्यू टू द इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, फेवरेबल process conditions or expected loss not materializing, in this case it will be transferred to। बताइए, ध्यान से पढ़िएगा क्या बोला जा रहा है कि एक्चुअल प्रोसेस कॉस्ट, एक्चुअल प्रोसेस जो लॉस है हमें वो कम आ रही है हमारे एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से। एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से कम अमाउंट है हमारा एक्चुअल प्रोसेस लॉस का, और उसके कंडीशंस क्या है यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्यू टू हमने इंक्रीज एफिशिएंसी हो गई वर्कर्स की, वर्कर्स अच्छा काम करने लग गए, कंडीशंस हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की वो बेहतर हो गई है। अगर ऐसे केस में आपका जो ये एक्चुअल लॉस है ये कम है, आपके जो भी आपने स्टैंडर्ड या जो आपने सोचा था जो नॉर्मल लॉस उससे कम है, तो ये क्या कहते हैं हम लोग? पहले इसका आप मुझे नाम बताइए। इससे जब ये कंडीशन होती है, एक्चुअल लॉस कम हो गया हमारे नॉर्मल लॉस से, हमने सोचा था 10 kg का पेट्रोल इवोपोरेट हो जाएगा टोटल, अगर हमारे पास पूरा 100 kg का पेट्रोल है तो, बट उसमें से इवोपोरेशंस केवल 8 kg ही हुए। तो देख रहे हैं, नॉर्मल हमने 10 kg सोचा था बट एक्चुअल में 8 kg हुआ है। क्या आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं यहाँ पे हम किस बारे में बात करते हैं? इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल गेन है? ये कौन सी कंडीशन है? इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल गेन है? ऐसी कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लीज आंसर दीजिए। मैंने ऑप्शंस आपको दे दिया, कहीं आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो इसे नॉर्मल लॉस बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे,
कि एबनॉर्मल गेन बोलेंगे? बताइए, आंसर करिए। आपको 3 ऑप्शंस भी दे रही हूँ, बताइए 3 में से कोई एक आंसर तो दीजिए आप लोग, आपको समझ आएगा कि क्या सही था और क्या गलत था। करेक्ट, ये वाला सिचुएशन हमारे एबनॉर्मल गेन का है। और ऐसे सिचुएशन में जो हमें गेन है ये हम कस्टमर्स को नहीं देते हैं, हम क्या करते हैं, इसे अपने ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी एंड कंडीशन विच इज इम्पोज्ड ऑन द टैक्स कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टीसीएस। इनकम टैक्स का टीसीएस की बात हो रही है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की बात हो रही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि पेनल्टी जो हमारा सेलर है उससे एक अमाउंट कलेक्ट करना पड़ता है अपने बायर से, और एक टाइम के पहले ही उसे गवर्नमेंट को दे देना पड़ता है। अगर उसने ये पैसा गवर्नमेंट को नहीं दिया तो उस पर एक इंटरेस्ट लगता है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं कि if the tax collector who is responsible for collecting the tax does not collect the tax or after collecting doesn't pay it to the government before or on the due date, he is liable to pay interest 1% per month. या ऑप्शन 2 आपको दिया गया है, if the tax collector who is responsible for collecting the tax does not collect the tax or after collecting doesn't pay to the government before or on the due date, then उसको कितना इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पे 10% पर मंथ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कि if the tax collector who is responsible for collecting the tax doesn't collect the tax or after collecting doesn't pay to the government before or on the due date, he is liable to pay 10% per quarterly या नो इंटरेस्ट इज चार्ज। बताइए देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देख के लग रहा होगा कि कितना बड़ा है, एग्जाम में इतना ही बड़ा आएगा और इतना ही सिंपल आएगा। बस एक पॉइंट आपको यहाँ पता रहना चाहिए था कि यहाँ का राइट आंसर है 1% पर मंथ। आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप लोगों का जीएसटी का है, ठीक है, जीएसटी का है। अगर ना एग्जामिनर को टफ करना है ना अपना पेपर, तो वो ऐसे न्यूमेरिकल आपको जीएसटी से पूछ सकता है। यहाँ पे आप चलिए बात करते क्या लिखा है, इफ अ टैक्स पेयर हैज अ जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ 20,000 रुपीज 20,000 and fails to file the GST return on time, how much interest they owe if the return is filed 10 days after the due date। यहाँ पे फिर क्या आ गई, यहाँ पे फिर इंटरेस्ट की बात आ रही है। यहाँ पे जो पर्सन था जिसको जीएसटी रिटर्न भरना था टाइम से, उसने नहीं भरा है, तो क्या आप लोग को रेट याद है कितना लगता है? जीएसटी में रेट कितना लगता है? जीएसटी रिटर्न ऑन टाइम फाइल नहीं होता है तो कितना परसेंट का रेट लगता है? बताइए कितना परसेंट का रेट लगता है? जैसे टीसीएस में हमने देख लिया 1% पर मंथ, अब यहां पे कितना परसेंट लगता है? बताइए कितना परसेंट लगता है? बताइए कितना परसेंट लगता है? किसी को भी याद नहीं है? याद करिए कितना लगता है? 1% लगता है, 2% लगता है कि 18% लगता है? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? कितना अमाउंट लगता है बताइए, परसेंट बताइए मुझे। परसेंट इज मेन थिंग, यहाँ पे परसेंट यहाँ पे मेन पार्ट है। बताइए यहाँ पे आप लोगों को लगता है 18% करेक्ट, अगर हम ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? जितना अमाउंट हमें पे करना था दैट इज 20,000 करेक्ट, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि 10 दिन बाद जाके हमने पैसे सबमिट किए गवर्नमेंट को, तो 10 दिन डिवाइडेड बाय 365 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100। अब इसका आंसर बताइए। अब ये तो इजी हो गया कैलकुलेशन के लिए आप लोगों के लिए। 20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 18%। कितना आ रहा है? आप लोगों के कैलकुलेटर में आ रहा होगा 98.36।
के नियर आंसर कौन सा है? इसमें नियर आंसर है आप लोगों का 100, करेक्ट। अगर आपके एग्जाम में ऐसा हो जाता है ना कि ये मैच थोड़ा एक दो आगे पीछे अमाउंट है तो आप उसका नियर पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों के लिए ये सारी चीजें आज तो हमने कंप्लीट कर लिया। देख लीजिए अब आप लोग को और कितनी मेहनत करनी है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि टाइम है और आप कर लेंगे तो वेल एंड गुड। और इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आज शाम से, कल आपने देखा होगा, आज शाम से हम लोगों का एक ब्रावो सीरीज भी चालू होने वाला है। आई होप आप सबने देखा होगा कल का शॉर्ट जिसमें मैंने बात किया था हम लोग टिल एग्जाम, ये पूरा मई जब रहेगा यहाँ पे हम लोग रोज रात 8 बजे 8 या 9 बजे हम लोग का एक शॉट आएगा जिसमें आप 0.5 मार्क्स के लिए मेहनत करने वाले। 1 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे जितने आंसर्स दे सके, करेक्ट। और इसी के साथ आप याद रखिएगा, अगर आपने अभी भी अपना पढ़ाई शुरू नहीं किया है